तो क्या सही में सारे डांस रियलिटी शोज फेक होते हैं? सब फेक होते हैं भाई, सब फेक होते हैं। और मैं खुद का भी मतलब खुद भी मैंने ये मतलब एक्सपीरियंस लिया। मुझे 11 बजे रात को भगा दिया गया ऐसी जगह पे, मुंबई जैसी जगह पे। तो सब मेरे लिए फेक है और सब स्क्रिप्टेड होता है। गरीबी दिखाना और किसी की लाचारी दिखाना और मतलब अपनी टीआरपी बटोरना, ये सब फेक होता है। मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता और ये सब फेक है। भाई ऐसे कैसे लेकिन आप बोल सकते हो कि सारा फेक है? मतलब जो डांस कर रहा है वो विनर भी फेक होता है? फिर हाँ, शुरू दिन से डिसाइड होता है। शुरू दिन से डिसाइड होता है कि भाई यही जीतेगा और इसको ही हमको प्रमोट करना है और इसको ही ट्रॉफी दी जाएगी। और मेरी क्लास थी तो मैंने थोड़ा वुडन वाला डेकोरेशन किया था, थोड़ा सा हर्ट वाला। तो उसमें घास वास वो मैं थोड़ा सा खुद ही डिज़ाइन करता हूँ चीज़ों को, तो मैंने किया। और शील्ड वील्ड सब चीज़ें पूरी क्लास में, क्योंकि वो एक शेड वाली क्लास थी ना, ऊपर शेड था। तो वो टीन वीन दिखती थी, तो मैंने उसको थोड़ा इंटीरियर वैसा कर दिया था अपने से, थोड़ा सही लगे वो थोड़ा सा। तो वो लुक मैंने पूरा कर दिया, उसमें पूरा साउंड मेरे सब लगा दिया, उसमें इनबिल्ट कर दिया पीछे। लेकिन विंडोज थी, विंडो जाना है। मतलब जैसे मैं जो एक्टिंग में डांस इतना नहीं आता, पर आप ये बताओ कि बेसिक स्टेप कैसे स्टार्ट करें? मतलब हिप हॉप करना चाहिए या फिर बॉलीवुड सीखें या फिर नॉर्मल? सबसे पहले क्या सीखना चाहिए मुझे? हेलो गाइस एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ ऑकवर्ड एंड अनईजी शो। मैं उत्कर्ष और अंकित हमारे साथ में हैं। आज एक बहुत कमाल के गेस्ट, और ये जो गेस्ट है ना, इससे मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो डांस और कोरियोग्राफी से रिलेटेड है, और कमर्शियल डांस के बारे में भी हम बात करेंगे। प्लीज़ वेलकम कपिल ठाकुर भैया इन आर शो, एक्सपेक्टेड ए केटी सर, जिनको हम कह सकते हैं। सभी लोग भाई वेलकम कर दो एक बार भाई का। थैंक यू थैंक यू। तो कपिल भैया, कभी आपने सोचा था इतने साल के डांस करियर में कि ऑकवर्ड एंड इजी शो में आने का मौका मिलेगा? सोचा तो था कि कभी ना कभी कोई ऑस्कर में मिलेगा मेरे को मौका। लेकिन आज हो गया है पूरा, तो करते हैं हम बात आप लोग के सवालों का। कैसा लग रहा है आपको? मजेदार बात पता है क्या है? पहला पॉडकास्ट है भैया का। हाँ ये तो है, फर्स्ट है। फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट पॉडकास्ट है। कितने सालों में? हाँ अभी मेरे को डांस फील्ड में तो हो गए कम से कम 20 साल हो गए, 20-21 साल। बाप रे। किस एज से आपने डांस स्टार्ट किया? 10 ईयर्स की When you were 10 years। तो कैसी क्या जर्नी रही है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जर्नी यही है कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी नहीं, मोबाइल नहीं होते थे और इतना मतलब ज़माना सीडी प्लेयर वाला था। तो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी जो आज का ज़माना है, रील्स वाला और ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती। तो उस टाइम पे था नहीं, तो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरा। और ज़्यादा मैं कोई घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब सपोर्ट इन द सेंस ये है कि वो सपोर्ट तो ऑलवेज अभी तक कर रहे हैं, लेकिन बस उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे। क्योंकि क्या सभी को लगता है ना कि डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है मेरे बेटे को। और मैं थोड़ा सा राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वो तो सोचते ही नहीं डांस का। तो बहुत चीज़ें झेलनी पड़ी मुझे, रिलेटिव से भी, फ्रेंड से भी, कि भाई तुम नचुए बनोगे क्या, नौटंकी वाले बनोगे। तो ये सब चीज़ें मतलब लाइफ में फेस करनी पड़ी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं तो नहीं यार मैं तो करूँगा। तो मैं थोड़ा सा इंस्पायर रेसलिंग देखता था मैं, WWF था उसका नाम था, अभी WWE हो गया है। तो जब से मैं रेसलिंग देखता था तो उससे कुछ स्टंट सीखे मैंने। फिर मेरे को CD प्लेयर्स में माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स मिले और उसमें मेरा एक फेवरेट सॉन्ग था बीट इट, तो उसी के नाम से मैंने अपनी क्लास का नाम रखा है, बीट इट डांस अकेडमी, बीट इट डांस ग्रुप। तो मेरे दिमाग में था कि मैं जब क्लास खोलूँगा तो मैं इस नाम से अपनी क्लास खोलूँगा, ओपन करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की लाइफ में। इम्पैक्ट क्या लगता है आपको, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया? पॉजिटिव ही आया, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा था तो इसलिए पॉजिटिव मिला मुझे, है ना। अगर मैं कुछ गलत काम करता तो नेगेटिव रहता। लेकिन मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरी वजह से लोग खुश होते हैं, उनके फेस पे स्माइल आती है, कहीं ना कहीं वो डांस परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बना दिया। अच्छे लोग भी आए मेरी लाइफ में, बुरे भी आए, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे को ये पॉजिटिव लगता है, क्योंकि हेल्थ पर्पज से भी और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस भी दूर हो जाता है लोगों का डांस करके। भाई आप लोग भी तो डांस करना चाहते हो ना कहीं ना कहीं। भाई मस्ती होती है तो मस्ती में डांस करते हैं, थोड़ा ग्रूविंग करते हैं पार्टीज़ में, शादी में। तो हर इंसान डांस करना चाहता है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ कि भाई डांस सिखाने वाला इंसान बना, मैं कोरियोग्राफर बना। तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव है। तो पहले मतलब शुरू से यही विचार था कि भाई कोरियोग्राफी में ही जाऊंगा, या फिर पहले खुद को डांस करना ज़्यादा अच्छा लगता था? मतलब एज इन आपको सिखाना
कब लगा आपको कि आप सिखा सकते हो? एक्चुअली क्या था, पहले मैं करता था खुद के लिए, और ये तो मेरे को लोगों से पता चला कि मेरे को सिखाना चाहिए। क्योंकि क्या होता था कि नए नए डीजे स्टार्ट हुए थे, मुझे बड़ा शौक था डीजे पे, मतलब मैं डांस करता ही था, तो मुझे वहाँ पर डांस करने का बड़ा मन होता था। और जनरली ज़्यादा स्टेज अपन को प्रोवाइड होते नहीं थे डांस के लिए, क्योंकि जब DID भी नहीं आया था उस टाइम पे, तो ये डीजे चलते थे, तो वहाँ फ्लोर लगते वेडिंग्स में। मैं PNT पे रहता था, तो वहाँ एक शादी हॉल था मेरे घर के पास में, तो आए दिन वहाँ पर वेडिंग्स होती थी, तो मैं चले आता था सिर्फ डांस करने के लिए। लोग खाने पीने के लिए घुसते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में मैं डांस करने के लिए घुसता था वहाँ पर। और वहाँ पर नाचता था दिल से, 3-4 घंटे नाचता था, लोग मुझे देखते थे। और फिर थोड़े टाइम बाद जब मैं अच्छा करने लगा, मेरे घर पे बहुत सारे कार्ड्स आने लग गए अननेसेसरी लोगों के। मम्मी बोलती यार हमारे रिलेटिव के इतने सारे कार्ड नहीं आते जितने तेरे को इनविटेशन आते हैं। तो मैंने कहा मम्मी डांस करता हूँ ना, इसलिए वो मेरे को इनवाइट करते हैं। तो लोग इंस्पायर होते थे। फिर सडनली एक अंकल आए कुछ टाइम बाद, जब मैं अच्छा करने लगा, सब भीड़ मुझे देखने लगती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार मेरे टैलेंट को लोग समझ रहे हैं, डांस को अच्छा समझ रहे हैं। क्योंकि मैं भी भुगत भोगी था, थोड़ा सा पीड़ित था भाई, लोग मुझे हर कुछ टीजिंग करते थे डांस के लिए, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर एक अंकल ने एडवाइस दी कि हमारे बच्चों को भी सिखाओ तुम डांस, और तुम्हें सिखाना चाहिए बेटा, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें बच्चों को सिखाना चाहिए। तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि अरे हाँ यार, मैं अब डांस करता हूँ और मेरे को किसी ने सजेशन दिया, तो मुझे खोलना चाहिए डांस क्लास। और फिर मैंने मेहनत करना चालू करी, और उतना ईजी नहीं था डांस, मतलब ये मेरी क्लास खोलना मुझे, क्योंकि मैं कुछ पैसा पानी तो था नहीं मेरे पास, और मैं घर वालों से बोल भी नहीं सकता था कि भाई मुझे डांस क्लास खोलने के लिए पैसे चाहिए। तो मैंने मेहनत करी, न्यू मार्केट में मैंने जॉब देखा सेल्समैनी का कपड़े की दुकान पे, वहाँ मैंने कुछ पैसे कलेक्ट किए, फिर पैसे आ गए मेरे पास 3-4-5 महीने मेहनत करके। फिर उसके बाद में अब भाई अब जगह चाहिए, पैसा तो है, अब जगह कहाँ से अरेंज करूँ जो सस्ता सुंदर टिकाऊ मिले। तो वहीं एक स्कूल था पहले PNT में, तो वो काफ़ी टाइम से बंद था, तो एक हॉल था वहाँ पर, तो वो मुझे चाहिए था, मेरी नज़र में था कि मैं यहीं रहता हूँ और यहीं से मैं शुरुआत करूँगा। और मैंने फिर क्या किया कि उस जगह को पाने के लिए एक अंकल, जहाँ वो सेक्रेटरी थे उस लोकेलिटी के, तो मैंने उस जगह को, मैंने बोला ऐसे तो देंगे नहीं भाई, जब जान पहचान बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ेगा। तो मैं फिर उनकी जो लोकेलिटी की चीज़ें होती है ना, जैसे कि साफ सफाई अभियान, देवी जी गणेश जी की झांकी बिठालना, होली, हर सेलिब्रेशन में सबसे आगे। तो वो थोड़े मेरे से इम्प्रेस हो गए कुछ टाइम बाद। तो कहते बेटा तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा सर मेरे को वो हॉल चाहिए। मैंने तुरंत अपनी डील बता दी कि मेरे को वो हॉल चाहिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो कुछ नॉमिनल चार्ज रहेगा उसका, और वो क्लास तुम्हें दे देंगे हम। तो उनने दी, फिर मैंने धीरे से स्टार्ट किया। तो भाई मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं जैसे ही खोलूँगा वैसे ही 50-60 लोग आ जाएंगे, और भाई 2 महीने तक कोई आया ही नहीं, और मैं डिमोटिवेट। और मैं रोज का CD प्लेयर 50 रुपये डे पे लेके आता था मैं, 50 रुपये उसको देने ही पड़ते थे मुझे। CD प्लेयर जो होता था, इससे गाने बज सकते, साउंड सिस्टम बॉक्स मेरे पास थे, मैं CD प्लेयर रेंट पे लेके आता था। अब मैं बैठे बैठे ये सोचता था, थोड़ा डिमोटिवेट होता था कि यार मैंने कर तो लिया ये सब चीज़ें, लेकिन कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर मैंने अपने फादर से डिस्कशन किया कि भाई क्या करना चाहिए। पापा ने बोला कि बेटा तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन थोड़ा सा मार्केटिंग करो, थोड़ा सा उस चीज़ को फैलाओ, कुछ कुछ बच्चों को फ्री में आप सिखाओ, डेमो क्लासेस दो, सिखाओ, और उनको स्टेज परफॉर्म करवाओ, उनको विन करवाओ। हारेंगे जीतेंगे, लेकिन विन करवा के जब वो ट्रॉफी लेके आएंगे ना, 4 बच्चे तुमसे खुद जुड़ेंगे। जब तुम लेके जाओगे अलग अलग जगह, तो तुम्हारी पब्लिसिटी होगी, तुम्हें लोग जानेंगे कि यार ये जीते, ये बच्चे अच्छा करते हैं। तो वहाँ से, और वही हुआ। तो बोलते हैं ना जो बड़े लोगों की एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है, वो बहुत सही थी। तो वो मेरे को, फिर मैंने वो पॉलिसी अपनाई, और मेरे पास धीरे धीरे लोग आने लग गए। फिर धीरे धीरे फिर मैंने चीज़ें अरेंज करी, जो स्टूडियो में मिरर होता है, खुद का साउंड लिया, बहुत सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे ग्रो करी। फिर मेरे को समझ में आया कि अलग अलग बैचेस होते हैं, अलग अलग डांस स्टाइल होते हैं। इसी में फिर वर्कशॉप अटेंड करता था, उनको लर्न करता था, फिर सीखता था मैं। क्योंकि मैंने जो सीखा वो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन मेरे को कुछ एडवांस सीखना है, कुछ अलग तरीके का सीखना है ना, सालसा सीखना है। तो फिर मैंने सालसा की वर्कशॉप अटेंड करी, फिर उसके बाद हिप हॉप की करी। धीरे धीरे करके ऐसे मैंने अपना समझा। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डांस करता तो मैं लोगों को, जो मुझे आता है वो मेरी क्वालिटी है, लेकिन मेरे को उसमें और भी तो सीखना पड़ेगा ना। कितने डांस फॉर्म
आप सीख चुके हो, कितने डांस आप कर लेते हो? ऑलमोस्ट सभी कर लेता हूँ, मेरे को सभी आता है, बट मतलब मैं कमर्शियल हूँ तो मेरी फील्ड के डांस जैसे कि सेमी क्लासिकल में करता हूँ, और उसके बाद बॉलीवुड, हिप हॉप, जो भी जनरल अपन को पता है, सालसा, बचाटा, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब मैं करवा देता हूँ। मैंने बहुत सुना है ऐसा कि ना कमर्शियल या फिर बॉलीवुड डांसर या मोस्टली ऐसे डांसर्स जो अंडरग्राउंड वाले। हाँ, मतलब जो अंडरग्राउंड से हट के काम करते हैं, मतलब इन द सेंस कि अंडरग्राउंड इज लाइक यू नो अ फॉर्म, यू परफॉर्म इट, दैट्स इट। बट जो कमर्शियल होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होता है। तो क्या फ़र्क देखते हो आप इसमें? मतलब अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है? देखो, कमर्शियल वाली चीज़ें वो हो गई, जैसे कि आपको बॉलीवुड में जाना है, या कोरियोग्राफी करनी है किसी इवेंट की, और या किसी को सिखाना है, वेडिंग्स हैं, या आप ही लोगों को सीखना है, तो मेरा स्टूडियो, ये चीज़ कमर्शियल हो गई। और इसमें एजुकेशन भी होती है, पढ़ाई भी होती है भाई, व्हाट अबाउट एक्सप्रेशंस, व्हाट अबाउट मुद्राएं, व्हाट अबाउट आपका डांस की जो लैंग्वेज होती है, वो सब चीज़ों का समझना होता है उसके अंदर, एक एजुकेशन का तरीके से ये होता है कमर्शियली वाला डांस, क्योंकि स्क्रीन प्ले कर रहे हैं भाई, आप खुद को तो आता है, लेकिन भाई आप कैमरे पे कैसे उसको उतारोगे, आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो सोच है, वो कैमरे पे कैसे आएगी, तो वो सब चीज़ें कमर्शियल में आती हैं। अंडरग्राउंड डांसिंग का ऐसा है कि अंडरग्राउंड डांसिंग जो होती है वो भाई 4 लोग मिल गए, फॉरेन का कल्चर बता रहा हूँ मैं, यहाँ तो अभी इंडिया तो बिजनेस भी बन चुका है, वो भी सिखाने लगते हैं, वो भी वर्कशॉप देने लगते हैं, तो वही वो उनका लुकआउट है। लेकिन अंडरग्राउंड डांसिंग बेसिकली ये होती है, एक बैटल टाइप से होती है ना, एक बैटल है वो, 4 दोस्त मिले, उनको चिल करना है, तो उनने साउंड लगाया और बढ़िया शुरू हो गए वो, जिसको जो आता है। फिर उसमें भी एक अलग अलग डांस शैली होती हैं, कोई कोई उसके अंदर ब्रेकिंग करता है, कोई लॉकिंग करता है, कोई पॉपिंग करता है, कोई वैकिंग करता है, और कोई बहुत सारी एक वो भी होती है, फ्री स्टाइल भी होता है उसके अंदर डांसिंग, रैप योर स्टाइल बोलते हैं उसको, रैप योर स्टाइल। तो इस तरीके का वो चीज़ अलग है, वो सीन अलग है, उसमें सिखाने का कुछ सीन नहीं है। बट अब अभी लोग मैंने देखा कि सिखाने भी लग गए हैं इन सब चीज़ों को, बट उसमें सिखाने का नहीं, उसमें सोलो परफॉर्म करो, अपने लिए करता है इंसान अंडरग्राउंड डांसिंग, कि भाई मुझे अपना नाम बनाना है, मेरे को अपना अच्छा करना है। लेकिन अगर उनसे बोलेंगे कि हमको एक माइथोलॉजी थीम पे डांस कोरियोग्राफ करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पढ़ाई इन द सेंस वो नहीं है कि मतलब उनको पढ़ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी ऑब्वियसली जो करते हैं वो भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो अलग हो जाती है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी इंडियन वे में हो जाती है। कमर्शियल चीज़ें मतलब फिल्म लाइन वाली हो जाती हैं, कोरियोग्राफी अलग चीज़ हो जाती है, मास्टर करना पड़ता है उसने आपको, अपने आप को एक्सपीरियंस देना पड़ता है भाई। जो जीरो है उसको कैसे सिखाओगे आप, सब टेक्निक होती है, मेथड्स होता है उसका भी, फाउंडेशंस होते हैं, वैसे सिखाना पड़ता है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे जब हम मेन स्ट्रीम कमर्शियल की बात करते हैं तो बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स हैं जो टोटली अवॉइड कर देते हैं स्टेप्स, ठीक है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बट देयर आर सम बिग बिग नेम्स जो डांस में नहीं है उतने अच्छे, जो नहीं कर पाते, या वो चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, या दे डोंट वांट टू डू, तो दे आर लाइक कि नहीं करूँगा मैं वाली चीज़ है। और फिर उसकी वजह से कभी कभी आप देखते हो कि कुछ कुछ जब स्टेप्स आती हैं, ऑन स्क्रीन आती हैं, तो फिर वो बिल्कुल विजुअली ऐसा लगता है कि ये तो बंदा हैंडीकैप है शायद। नहीं, ये लेग गीत। तो ऐसे सब चीज़ों को टैकल करने में क्या डिफिकल्टीज फेस करनी है? अगर सामने वाला मना ही कर देगा मुझे कि मुझे करना ही नहीं है, बट आपको करवाना है, मजबूरी है। अब डांस आपने गाना डाल दिया, थोड़ी तो कुछ नहीं तो अब हर कोई इमरान हाशमी नहीं होता ना कि मैं सिर्फ चल लूँ और गाना खत्म हो जाए। देखिए, फिर उसमें क्या होता है, प्लान बी सी डी सब होता है, कि भाई ये फेल हुआ। अब कोरियोग्राफर एज ए कोरियोग्राफर सोच के तो बहुत बियॉन्ड जाता है, फिर नहीं होता जैसे हम करते हैं, हम सोच के जा रहे हैं कि ये करेंगे हम, तो नहीं हो पाता, तो फिर हम थोड़ा सा लो कर देते हैं उसको, थोड़ा और इजी बना देते हैं। और वहाँ आके वो भी पसंद नहीं आता, फिर थोड़ा और इजी कर देते हैं, फिर वो भी बस की नहीं है तो कुछ प्रॉप्स पकड़ा देंगे। जैसे आपने बॉलीवुड में देखा होगा, बहुत सारी स्टेप्स शर्ट से हो जाती है, टी शर्ट जगलिंग भी होती है प्रोफेशनली, हेड जगलिंग, शूज जगलिंग, है ना, क्लॉथ जगलिंग, ये सब चीजें होती हैं डांस में। तो अब मजबूरी हो जाती है, क्या कर पाए, कभी कोई बेल्ट हिलवा देता है ना, कभी कोई टी शर्ट हिलवा देता है, तो ये सब चीजें वैसी हो जाती है, कभी कोई बाल शेक करवा देता है, तो ये सब चीजें जब नहीं बनती हैं तो फिर ये सब चीजों का यूज करना पड़ता है, और बैकग्राउंड में बहुत सारे डांसर लेने पड़ते हैं। तो मतलब ये
क्योंकि इसको दिखाया तो ऐसा जाता है जैसे ये सबसे मेन चीज़ यही है। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए अभी जवान मूवी का सॉन्ग आया था जिंदा बंदा, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड डांसर्स वाला सॉन्ग है ना। तो उसको प्रमोट ही ऐसे किया गया था कि इस गाने में सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड डांसर। तो वो अच्छा है या सिर्फ एक फिलर है? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि कोई इजी चीज़ को कवर अप करना है तो उसके लिए बहुत सारे डांसर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप ये वाली स्टेप देख लो रणवीर सिंह की, ये मल्हारी की, अगर वो अकेला करता तो मज़ा नहीं आता, लेकिन वो 100 लोगों ने की ना तो उसका फील बढ़ गया, भाई लगा कि भाई ये कोई स्टेप्स है, वो है बहुत ईजी, लेकिन जब 100 लोगों ने उसको किया, और आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हीरो लोग भी नहीं होते हैं, वो डमी उनके जो होते हैं वो करते हैं परफॉर्म, सिर्फ जो सामने के फेस वाली स्टेप्स है ना वो कर रहे हैं, अगर बैक से या साइड लुक से तो फिर वो कोई डमी कर रहा है, क्योंकि भाई उनकी एज भी तो है, 60 साल का इंसान उतनी एनर्जी से नहीं कर पाएगा ना जितना बैकग्राउंड डांसर जो 22 साल के, जो उनका एनर्जी लेवल अलग है, 20-22 साल वालों का अलग है और 60 वाले का अलग है, वो वाले कितना भी बड़ा स्टार हो लेकिन एनर्जी लेवल तो लो ही रहेगा ना। सही बात है। तो आपके हिसाब से ये बॉलीवुड में ऐसे कौन से डांसर्स हैं जो मतलब एक्टर्स हैं जो वाकई में अच्छे डांसर्स हैं? मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट 2-3 है, एक तो मैं ऋतिक रोशन सर है ना, और एक शाहिद कपूर, ये लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं। टाइगर श्रॉफ भी है लेकिन उसको एक्रोबेटिक ज्यादा करवाते हैं, मतलब उसके उसमें डांसिंग नहीं लगती, ऐसा लगता है बस कूद रहा है, वो सिर्फ फ्लिप मार रहा है, हर जगह उसको कूदवा रहे हैं, हर डांस में कूदवा रहे हैं, और प्लस वो थोड़ा सा माइकल जैक्सन वाला थोड़ा सा स्टाइल मूव कर रहा है, फिर एक फ्लिप पड़वा दी। अगर थोड़ा सा उनको बॉलीवुड वे वाला डांस देंगे ना तो वो शायद से उनके लिए टिपिकल होगा, क्योंकि बॉलीवुड डांसिंग जो आती है ना वो एक्सप्रेशन से आती है। आप ऋतिक रोशन को देखो बॉलीवुड वाले डांस में, वो अगर स्लो भी कर रहे हैं ना कोई स्टेप्स तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये है डांस यार। रोशन इज ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ, मतलब वो बॉलीवुड के माइकल जैक्सन है एक तरीके से, समझ लो, आराम से, क्योंकि वो पर्सनालिटी मेंटेन और इजी स्टेप्स को भी वो ऐसा बना देते हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है कि वाह यार ये है डांसिंग, तो वो होता है डांसर। तो मेरी नज़र में 2 एक डांसर हैं, और प्रभु देवा सर हैं, वो तो खैर वो भी उनका लेवल अलग है, वो कोरियोग्राफर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो मैं एज ए एक्टर तो उनका नहीं लूंगा, है ना, वो एक अलग है। बाकी बॉलीवुड का बोले तो ऋतिक रोशन और ये, और साउथ में तो फिर अल्लू अर्जुन और ये लोग सभी। का एक जो कैप मूव था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, एक मूवी थी ऋतिक रोशन का? नहीं अल्लू अर्जुन का एक कैप हाँ, मूव था उनका, मैं मूवी का नाम जगलिंग भूल वाला, गया। हाँ जो, हाँ तो वो देखो उनने भी तो सीखा ना, अल्लू अर्जुन ने भी तो वो जगलिंग के लिए एक को हायर किया था ना कोरियोग्राफर्स को, खुद ही किया लेकिन वो। हाँ नहीं किया उनने, लेकिन सीखना तो पड़ता है, देखो बिना गुरु ज्ञान अधूरा, है ना, तो भाई गुरु तो बनाना पड़ेगा आपको, तो नहीं तो नहीं आएगा आपको, क्योंकि भाई जिस बंदे ने उसको मास्टर कर लिया तो वो ही आपको टेक्निक बता सकता है ना। अल्लू अर्जुन की बात निकली है तो पुष्पा 2 आपने देखी होगी। पुष्पा 2 में सॉन्ग्स में लिरिक्स भले कम पड़ गए हो, अल्लू अर्जुन की एनर्जी और डांस के स्टेप्स कम नहीं पड़े। बिल्कुल, क्योंकि वो यार वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि अभी से नहीं, पुष्पा से नहीं, पुष्पा के पहले से भी उनकी मूवी उठा के देख लो आप, वो उनके मूवी में कुछ हो ना हो लेकिन एक्शन और डांस तो वो भर भर के डालते हैं, है ना। और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ मतलब अल्लू अर्जुन सर का, क्योंकि मैं भी पुष्पा मूवी देखने गया तो मैं भी उनके लुक में गया, लुक पूरा अटायर वैसा करके गया था मैं, तो मुझे ही बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैं भी अच्छा लगता है यार, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ की चीज़ें हैं, हमारे इंडिया से रिलेटेड है, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनकी सब चीज़ें। तो मुझे भी अच्छा लगा कि यार मुझे उनके जैसा डांस करना चाहिए, मुझे उनके जैसा लुक करना चाहिए, तो कोशिश चलती रहती है। एक अभी बहुत वायरल वीडियो हो रहा है पुष्पा 2 का, जो किसक में कौन सी एक्ट्रेस है वो, श्रीलीला, और उनकी जो कोरियोग्राफर थी उसका बहुत वायरल वीडियो चल रहा है, मतलब काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल है वो पिंक कलर का कुछ पहनी, आउटफिट देखा मैंने, टॉप टाइप का पिंक कलर का पहनी, और फिर श्रीलीला का, तो पीपल आर सेइंग कि जो कोरियोग्राफर है शी डिड अ बेटर जॉब। उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या मतलब जो स्ट्रीमलाइन डांसर्स हैं या एक्टर्स हैं, आर दे बेटर देन कोरियोग्राफर्स, और कोरियोग्राफर्स आर बेटर? नहीं देखो क्या है, दोनों चीजें अलग अलग हैं यार। वो हीरो हैं, है ना, वो हीरो हीरोइन है, अब उनके शूट के हिसाब से वो परफेक्ट बैठ रही थी, उनकी बॉडी फिगर जो था तो वो परफेक्ट बैठा था, उनको इसलिए लिया गया था। अब कोरियोग्राफर डांस भले अच्छा कर रहा है लेकिन उनके बॉडी के हिसाब से नहीं दिख रहा ना, वो आइटम गर्ल बनाया था उनको, तो वो आइटम गर्ल में अगर उस बंदी को ले लेते तो वो तुम्हें नहीं जमती, है ना। क्यों नहीं जमती? क्योंकि वो बॉडी स्ट्रक्चर वैसा नहीं था उनका। हाँ स्टेप्स अच्छी थी लेकिन एक फेस कट भी होता है, तभी तो वो बनी ना आइटम गर्ल, उसका फेस कट अच्छा था, उसकी बॉडी कटिंग अच्छी थी,
अभी मेंटेन, लोग इसको मिसोजिनी बोल देंगे। है ना, जो भी है मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो कोरियोग्राफर है और हमारे भी आदरणीय, मैं भी एक कोरियोग्राफर हूँ, बट वो अपना काम कर रहे थे। हाँ और ये सब सीन होता है डायरेक्टर का। भाई डायरेक्टर को भाई अब ऐसे तो जिस अल्लू अर्जुन को भी सिखाया होगा ना किसी ने तो वो क्यों नहीं अल्लू अर्जुन की जगह पे? भाई हीरो को हीरो ही बनाया जाएगा ना, कोरियोग्राफर को मेरा काम अलग है ना। अब आप ये सब होस्ट कर रहे हो तो भाई वो आपकी जगह पे आप हो और मैं मेरी जगह पे हूँ। अगर अपने एक्सचेंज कर देंगे तो नहीं हो पाएगा ना काम वैसा, समझ रहे हो ना। मेरी फिर आप फील्ड की तो चीजें, मल्टीटास्कर हो भाई, आप हाँ, तो सब कर डालोगे। हम यहाँ से उठ जाएंगे तो भी नहीं, आप नहीं। मैनेज कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बस बात ये है कि भाई सबका काम सब करते हैं, वो अच्छी बात है। कुछ लोगों का भाई देखो पॉजिटिव रिव्यू होता है, किसी का नेगेटिव होता है। तो मेरे हिसाब से एज ए कोरियोग्राफर वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफर हैं जो सिखा रही हैं, और लेकिन डिजर्व वही करती हैं श्री लीला जो हैं वो। उसके लिए अगर वो नहीं होती तो उतना मजा नहीं आता। मजा तो उसमें आया ना कि यार वो एक टोन बॉडी वाली, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो हीरोइन से? वही चीज करते हो ना कि यार अच्छी टॉल हो, अच्छी खूबसूरत सी आंखें हो और कटिंग हो बॉडी के अंदर और सही हो ना, तो वैसा। बाकी किसी का बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या था उसके अंदर। लेकिन पता है बीफ की बात निकली है तो हनी सिंह बादशाह का बीफ तो आपने देखा होगा। क्या लगता है भाई, क्या है आपके, क्या स्टेक्स है इसमें? अरे मैंने लिखा था यार। मैं क्या उस दिन एक दिन मम्मी को मैंने जिद कर ली कि मुझे लॉलीपॉप चाहिए, हाँ। मम्मी ने नहीं दिलाई, तो मैंने डिस सॉन्ग लिखा। कमबैक ही नहीं हो रहा। हाँ फिर मैंने लिखा है वो, यार तुम लोग क्या बोलूं यार, अब मैं बताओ कपिल भैया, आप बताओ। मतलब फिर से बोलो एक बार मेरे को। हनी सिंह बादशाह के बीफ में हाँ, वो जो आप कंट्रोवर्सी किसके चल रही है। साइड हो? और वो मैं तो हनी कंट्रोवर्सी सिंह हनी पाजी के साथ हूँ यार भाई, क्योंकि शुरू से उनके गाने सुने और उनके साथ में ही मतलब मेरे को अच्छा, मजा आता है उनके गानों एक चीज बहुत मतलब मैं पूछना चाहूंगा, बादशाह भी ठीक है लेकिन मतलब मैं उसका फैन हूँ। एज अ कोरियोग्राफर अगर मैं आपको दूं टू चूज कि आप हनी पाजी के गाने पे कोरियोग्राफी करना पसंद करोगे या बादशाह के गाने पे कोरियोग्राफी करना पसंद करोगे, वो whom would you choose? ऑब्वियसली हनी सिंह, क्योंकि क्यों? उनने किया भी है ना पहले, उनने बहुत सारी चीजें की भी हैं अभी डांसिंग में। ब्लू आइज उनके वाला जो गाना बीट्स देखोगे आप। वगैरह हैं, यू लाइक देम बेटर, कि उनके गाने में बीट्स ज्यादा होते हैं? नहीं देखो यार, वो तो दोनों अच्छा करते हैं, बस एक चॉइस होती है इंसान की, हाँ। है ना। अब बादशाह अपनी जगह अपने उसमें उसने बहुत अच्छे भोलेनाथ के गाने भी गाए तो मुझे अच्छे लगते हैं। वो बोलो हर हर जो गाना गाया वो बहुत अच्छा था। बट मैं फैन तो उनका ही हूँ ना यार, हनी सिंह का, क्योंकि हमने शुरू से उनको ही सुना है ना, शुरू से उनके ही गानों पे कोरियोग्राफी करी है। और एक वो जेन्युइन बंदा है, कुछ उसकी बॉडी में फेक नहीं है, जो था वही वो बोलता है भाई सीधे कि भाई मैं बीमार पड़ गया था, सूखे नशे मत करो और ये मत करो वो करो, जो ट्रू वाली चीजें, फेक पर्सनालिटी नहीं है वो। और वो बंदा डाउन होके फिर वापस उठा तो यार भाई इंस्पायरिंग चीज है ना यार वो। अभी आपने उनकी वो डॉक्यूमेंट्री देखी जो आई है फेमस? हाँ, नेटफ्लिक्स पे ना। हाँ। हाँ देखा है मैंने, थोड़ा बहुत देखा, आधा मैंने पूरा ऐसा full नहीं लगा उसमें काफी चीजें काट दी? अब वो उन लोग की स्ट्रेटजी है, वो कैसा खेलते हैं उस चीज को, तो वो अपने हिसाब से नहीं, डालते हैं बहुत चीजें। इंपॉर्टेंट पार्ट्स को काट दिया, जैसे माफिया मुंडीर हाँ। काट दिया पूरा उसमें से कुछ भी नहीं बोला। फिर एक चीज जो उन्होंने काट दी है वो ये है कि उनकी यही ड्रग्स वाली जर्नी पूरी। हो सकता है उस पर दिखाना उनको सही नहीं लगा हो ये चीजें, कुछ अलग सीन चल रहा हो, कुछ एक और पार्ट बनाना हो उसका, उसमें दिखाएं, तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं, है ना। बट माफिया मुंडीर की कंट्रोवर्सी से आप मतलब वैसे तो आपने बता दिया कि आप हनी सिंह के साइड हो, बट ऐसा क्या है जो आपको हनी सिंह के साइड में ट्रू लगता है और बादशाह के साइड में नहीं लगता इस पूरी कंट्रोवर्सी पे? यार देखो कि सब उन्होंने लाइंस लिखी थी वैसा कुछ? सब अपने अपने जगह सही हैं, है ना। अब वो अपन को नहीं पता ना कि यार ये इनकी प्लानिंग है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फिर वापस में मिल रहे हैं, काइंड ऑफ एमी रफ्तार टाइप, हमको बेवकूफ बना रहे हैं और फिर बाद में फिर भाई पूरा माल बटोर के ले गए दोनों, है ना। तो ये अपन को उनके पीछे की साइकोलॉजी नहीं पता ना अपन को, ये चीजें भाई उनकी क्या प्लानिंग चल रही हो सकता है भाई अपने यहाँ टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि भाई ये लड़ रहे हैं और फिर बाद में हाँ भाई कैसा चले यार ये करना है, तो ये भी होता होगा। तो ये अभी अपन नहीं बता सकते इतना वो, लेकिन सब अपनी अपनी जगह सही हैं कि बादशाह सर भी अपना गाना सही गाते हैं और हनी सिंह जी भी अपना, ये बढ़िया था गुरु, है ना। बच के निकल गया ऐसे करके। बच के निकलने वाली बात ही नहीं, जो बिल्कुल लॉयल्टी वाली बात है। बुराई किसी का करना है, देखो अब जैसे मैं हूँ, मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ,
तो मेरी लाइफ में मैंने सबसे पहले जब डांस सिखाना सीखा था तो मैंने ये सोचा कि जात पात धर्म वर्म ये सब चीज़ें नहीं मानूंगा, मेरे पास जो आएगा मैं उसको सिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा काम है ना। ये सब चीज़ों में उलझना नहीं है। हम आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट सबके लिए होता है, आर्ट सबके लिए होता है, सब सीखो, सब बढ़िया, मेरा काम वो है। तो मैं इन सब चीज़ों में भेदभाव नहीं करता। वो अपनी जगह वो सही है, वो उनकी लड़ाई चल रही है, अपन क्यों फटे में टांग अड़ाएं। पर ऐसा लगता नहीं कि जैसे रफ्तार एमिवे का बीफ हुआ था, सबसे बड़ा पॉपुलर बीफ तो इंडिया में वही था, हाँ उस बीफ से इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ। हाँ, तो देखो ये सब क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे इसमें बैठे हुए हैं प्लानिंग करने वाले कि भाई तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो तुम ऐसा कर लो, ऐसा दिमाग दे देंगे, तुम लड़ लो भाई आपस में। तो तुम लड़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, जितना तुम्हारा शांत बैठने में नहीं हो रहा है उतना तुम्हारी लड़ाई में कुछ। भाई अब देखो यार, जिंदगी का नाम है चलना, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी शांत बैठ जाएंगे अपन लोग, अभी इस इंटरव्यू में अपन शांत बैठ जाएंगे तो सामने वाली ऑडियंस को मजा ही नहीं आएगा ना देखने तो में, ऑकवर्ड हो जाएगा ना है ना। माहौल। तो हाँ भाई, लड़ना झगड़ना जरूरी है ना भाई। जहाँ लड़ाई भी होती है प्यार भी होता है बहुत जगह, प्यार वाली चीजें भी अच्छी लगती हैं अपन को। अभी लड़ाई अच्छी लग रही है, अभी परसों के दिन हनी सिंह और बादशाह मिल जाएंगे, दोनों अच्छे कर भाई, अब बोलेंगे यार नहीं यार भाई दोनों वापस आ गए यार, बहुत बढ़िया लगा, वापस से दोस्ती हो गई। पर इन सब में ना एक चीज है लास्ट, बस इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करते एक लाइन में, है ना, कुछ चीज पूछता हूँ आपसे। जैसे रफ्तार ने बोला था क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं, मैं पूछता हूँ क्या डांसर्स पैसे कमा पा रहे हैं? बिल्कुल यार, क्यों नहीं। आप चाहोगे, आपके ऊपर है, आप चाहोगे तो पैसे कमाओगे, आप चाहोगे तो जो चाहे वो कर सकते हो। हमारा माइंड करवा सकता है, हमारी मेहनत करवा सकती है। ये जो नहीं कुछ कर पाते ना लाइफ में, जैसे मैं रफ्तार का नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का हमारे डांस फील्ड में भी क्या है, तुम्हारा डांस में क्या है, क्या फ्यूचर है। तो भाई डांस यार 64 कलाओं में से एक चीज़ है, लोग ये भूल जाते हैं। 64 कलाएं होती हैं, उसमें से एक चीज़ डांस आती है। तो भाई डांस बहुत बड़ी वाली चीज़ होती है ना, आप उसको सही तरीके से तो करो। मैंने किया, मुझे स्टूडियो मिला, मुझे जॉब मिली टीटी नगर स्टेडियम में। मेरे कोई कागज काम नहीं आया, मेरा एक्सपीरियंस काम आया। इतने कागज भर के रखे मेरे पास में सर्टिफिकेट्स, लेकिन वो कोई नहीं देखता मेरे, ना एजुकेशन के ना ही मेरे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स देखता है। सीधे देखता है बंदा है, हाँ ये है, और सीधे मेरी परफॉर्मेंस के बेस में मेरा सब चीज़ें हो जाती हैं। आप लोग भी आए ना तो कुछ सोच समझ के आए ना मेरे पास में कि यार भाई हमारा इंटरव्यू हम लोग को करना है, ये सब चीजें करना। तो भाई ये चेन देख के आया था इंटरव्यू लेने। मैं कहा भैया बहुत औसम है, चलो बात करते हैं। उन्होंने इसीलिए असली वाली घर रखी है भाई, तुम जैसे लोगों का भरोसा नहीं होता। ऐसे पकड़ के ये तुम उनको पॉडकास्ट के बहाने उनकी लाइफ ही अनईजी कर दो। अच्छा एक चीज और मैं कमर्शियल से पूछना चाहता हूँ, कमर्शियल के बारे में। हाँ डांस रियलिटी शोज, हाँ, क्या आपने कभी किसी शो में पार्टिसिपेट किया है, आपके किसी स्टूडेंट ने किया है, या ये क्या है ये पूरी चीज, कितना सच है, कितना सच है और इसमें क्या है? देखो डांस रियलिटी शो होता है, पूरा एक पिक्चर है, एक स्क्रिप्टेड है, वो भी है ना, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है? हाँ सब स्क्रिप्टेड होता है। मतलब इन जेन्युइन मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे एक परफॉर्मेंस हुआ है, हाँ ऑफ कोर्स वो कोरियोग्राफ था, उसके पीछे कोरियोग्राफर्स थे एंड एवरीथिंग, तो क्या उसके बाद में जो जजेस कह रहे हैं वो सब भी स्क्रिप्टेड होता है या वो सब नेचुरल होता है? यार वो पूरी एक पिक्चर है ना। अगर किसी का परफॉर्मेंस से रेमो सर आ ही नहीं पाए तो फिर वो बाद में टेक ले लेंगे पूरी वीडियो देख के, तो स्क्रिप्टेड होता है वो, है ना। स्क्रिप्टेड ऐसा होता है कि भाई ऑडिशन लिए, भाई एक हाइप तो बनानी है ना, उसके लिए ऑडिशन, हाँ ऑडिशन में कुछ 10-15 वो लोग सिलेक्ट करते हैं, बाकी के जो रहते हैं वो उनके स्टूडियो से होते हैं। जो जितने जजेस होते हैं, जितने उनकी इंडस्ट्री से लोग होते हैं, उनको 10 मास्टर लोग चाहिए रहते हैं जो सब कर लें, और 10 ऐसे चाहिए जो गरीबी रेखा वाले, जिनकी कहानी, किसी का पापा ऑटो वाला है, किसी का पापा मोची है, या किसी का हाँ टीआरपी के लिए, सांत्वना के लिए कि भाई ये गरीब घर से, तो उसका गरीब, अब भाई अपन गरीब लगते ही नहीं कहीं से। यार इतनी, मैं कभी वही सोचता हूँ, इतनी गरीबी इस देश में तो है नहीं जितनी लोग दिखा देते हैं। एक ऑटो वाला भी दिन का 500 रुपए कमा लेता है, तो महीने का 15,000 तो वो भी कमा के घर जा रहा है। इतना तो एक अच्छा खासा जॉब वाला नहीं कमा। हाँ यार, मैं मतलब एक बंदा जो शेफ है, शायद वो 15,000 रुपए घर नहीं लेके जा रहा हो, या एक बंदा जो शायद किसी ऑफिस में बैक ऑफिस से काम करता है, उसकी 8-10 हजार सैलरी होती है। तो ये इन लोग के पास ही सारी गरीब लोग क्यों आते हैं? और गरीब लोग ठीक है, हम मिडिल क्लास लोगों के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि अमीर ऊपर उठ रहा है, गरीबों को ऊपर उठाया जा रहा है, हम लोग को दबाया क्यों जा रहा है? हाँ, अपन लोग को क्यों दबा रहे हैं यार? अपन को दबाया नहीं जा रहा है यार, अपन को सक्षम बनाया जा रहा है। हम एटलीस्ट सक्षम तो है ना, खुद का स्टैंड ले सकते हैं। अरे फिर भी है ना, फिर भी योजनाओं के वो नहीं है मोहताज।
So coming back to the dance reality shows वाला पार्ट, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो मेरे को थोड़ा सा बताओ। 2-3 बार मैं डीआईडी में सिलेक्ट हुआ मेगा ऑडिशन में, हाँ। और फिर उसके बाद में फिर मुंबई राउंड से वही रीज़न के कारण कि डांस देखा नहीं मेरा, और रात को 11 बजे तक मैं बैठा, और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे भगा दिया कि अब जाओ। और मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे नॉलेज भी नहीं था मुंबई का। भाई मैंने बोला कि यार ये तो गलत बात है, रात को 11 बजे मुंबई में छोड़ दिया आपको लावारिस, और कुछ नॉलेज भी नहीं है, और ना ही उस टाइम में मोबाइल वोबाइल होते थे कि भाई अपन गूगल मैप करके या कोई इन्फॉर्मेशन लेके पूछ लो या ऐसा कर लो। तो बस यही था कि अपने दिमाग के सहारे पूछताछ करके कि भाई ऐसा वैसा। तो मैं लास्ट लोकल चलती मुंबई की, तो मैं वर्ली स्टेशन उतरा, किसी से पूछ के कि भाई, उसने बोला कि भाई हाँ मलाड में हमारा ऑडिशन था। मलाड से बोरीवली पे मैं उतरा, और वहाँ पर कोई बस स्टॉप था। तो मैंने अपना दिमाग लगाया फिर कि मैं बस स्टॉप से जाऊँगा, फिर वहाँ देखूंगा भोपाल की बस कोई मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन भोपाल की कोई बस ही नहीं थी। तो गुजरात की थी, तो गुजरात में भाई रात भर में वो स्लीपिंग बस होती है ना जिसमें सो जाते हैं, तो बढ़िया मैं चौड़े में सो गया बढ़िया, और सुबह 6 बजे गुजरात पहुंचा, वहाँ चाय वाय नाश्ता होकर फ्रेश किया। फिर एक भोपाल की ट्रेन वहाँ पर से आ रही थी, तो फिर मैं वहाँ पर भी मेरे को टिकट नहीं मिला। फिर मैंने एक अंकल से बोला कि भाई मेरे को ब्लैक में टिकट करवाना, तो उन्होंने फिर लाके दिया मुझे, और फिर उन्होंने बिठलवाया। और मुंबई में भी ऐसे हुआ, एक दिन मैं गया था ऑडिशन पे, जब मेरे को टिकट नहीं मिली, मेरी तबीयत खराब, क्योंकि भाई वड़ा पाव हम खा नहीं सकते, हमें मध्य प्रदेश वाले, तो वड़ा पाव एक आध बार अच्छा लगता है कि भाई अब ब्रेड में समोसा डाल के खिला दिया, चटनी डाल के खिला दी, और यहाँ तो साला ब्रेड ही नहीं खाते हम। माँ बेचारी हमारी माँ परेशान हो जाती, भाई तू खा, लेकिन खाते ही नहीं है। अपन को कुछ अलग ही चीजों का शौक है भाई, अपन समोसे खा रहे हैं, पोहे खा रहे हैं, अपन चाय पी रहे हैं, ये वाला शौक है भोपालियों का, तो है ना। तो भाई मैं तबीयत खराब, मैं बोला क्या यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं उस हालत में नहीं था कि भाई मैं लोकल ट्रेन में घुस जाऊँ और धक्के खा के या कहीं भी बैठ के, मतलब मैं नहीं थी बस की मेरे। मैंने बस बड़ी मुश्किल से, एक पुलिस वाले सर थे, मैंने उनसे बोला कि सर मुझे मेरी तबीयत खराब है, मुझे टिकट चाहिए, तो उन्होंने सीधे बोल दिया माल लाओ। फिर मैंने दिए पैसे उनको, 500 रुपये मैंने उनको दिए, और उनने, हालांकि ये भी कि मेरे को डर भी लगा था, ऐसा नहीं पैसे लेके भगा दे मुझे। और वहाँ मुंबई में ऐसा सीन होता है कि मतलब लाइन लगती है चीज़ों की, जैसे मेरे को ट्रेन में घुसना है ना, तो 100 लोगों की लाइन होगी, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, वो डब्बा भर गया तो फिर तुम गए। तो लड़ भिड़ के करना पड़ती हैं चीज़ें। बस के लिए भी यही चीज़ें हैं, बस के अपन जैसे अभी रेड बस होते ना, ओए रुक, तो बेचारा रुक जाता है उसी स्पॉट पे, भले बस स्टॉप नहीं हो, रुक जाएगा। तो वहां पर ऐसा नहीं है, वहां बस आई ना तो पहले जो 50 है ना वो उनका नंबर आएगा, आप बीच में तो घुस भी नहीं सकते। बहुत लड़ाई हो जाती है। लड़ाई नहीं, भगाई देंगे आपको सीधे, मराठी मानुस, हाँ सीधे बोलेंगे सीधे भाई, वहां पर ऐसा सीन है। तो मैं वहां पर मैंने उनको, फिर उन्होंने मेरे को एक सीट रुकवा के दी, कहने लगे बेटा यहाँ सो जाओ ऊपर, और फिर यहाँ से हिलना मत, क्योंकि अगर हिलोगे तो ये लोकल जनरल है, इसमें कोई भी आपको सीट ले लेगा आपकी, आप सो जाओ जाके। भाई मेरे इतना थैंक यू बोला उनको, मैंने बोला यार मेरा काम तो मैं सोते सोते भोपाल आ गया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, बहुत परेशान भी हुआ। फिर मैं एक टाइम पे सोचा कि नहीं यार शायद मेरी किस्मत में नहीं है रियलिटी शो में आना, तो फिर मैं अपनी क्लास पे फोकस करने लगा। फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपना शो बनाऊंगा एक दिन, कि एमपी के बच्चे जो टैलेंटेड होंगे उनको, एमपी के बच्चों को चांस दूंगा और खुद का शो खड़ा करूंगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। मेरा एक प्लान है कि मैं एक रियलिटी शो बनाऊंगा एमपी का, और एमपी के बच्चों को उसमें प्रमोट करूंगा, और जो अच्छा टैलेंट है उसको आगे लेके आऊँगा। फनी इंसिडेंट से याद आया कि मतलब जैसे इंसिडेंट्स होते हैं जो दिमाग में एकदम मेमोरी कर जाते हैं, आपके साथ मैं काफ़ी रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ सुनी थी आपसे एक बार कि आपका ना एक बार स्टूडियो में आग लग गई थी। हाँ, क्या थी पूरी स्टोरी? मतलब स्टोरी ये थी कि एक इंसिडेंट से याद आया। अरे इंसिडेंट से याद है। स्टोरी ये थी उसकी कि मेरी क्लास थी, तो मैंने थोड़ा वुडन वाला डेकोरेशन किया था, थोड़ा सा हर्ट वाला, तो उसमें घास वास वो मैं थोड़ा सा खुद ही डिज़ाइन करता हूँ चीज़ों को, तो मैंने किया। और शील्ड वील्ड सब चीज़ें पूरी क्लास में, क्योंकि वो एक शेड वाली क्लास थी ना, ऊपर शेड था, तो वो टीन वीन दिखती थी, तो मैंने उसको थोड़ा इंटीरियर वैसा कर दिया था अपने से, थोड़ा सही लगे वो थोड़ा सा। तो वो लुक मैंने पूरा कर दिया, उसमें पूरा साउंड मेरा सब लगा दिया, उसमें इनबिल्ट कर दिया। पीछे लेकिन विंडोज़ थी, विंडोज़ को भी कवर कर दिया था मैंने वो चटाई से। तो पीछे क्या था कि एक स्वीपर आया, हम लोग सैटरडे नाइट थी, और हम लोग एक कंपटीशन जीत के आए थे, है
है ना, सुपर डांसर का, यहाँ भोपाल में होता था सुपर डांसर मध्य प्रदेश का, उसको विन करके आए थे ग्रुप डांसिंग में। तो वो जीत के रात को वो ट्रॉफी में घर पे रखी और सुबह भाई 6 बजे कॉल आ रहा है कि आपके स्टूडियो में आग लग गई। तो गया मैं, भाई मेरे बोला कि यार ये कैसे हो गया भाई, ये जरूर किसी की चाल है। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा पिक्चर कि भाई अब रात को कंपटीशन जीते तो कोई अपोजिट वाला होगा उसने भाई कर दिया होगा ऐसा खुन्नस में आके। बाद में पता चला एक बारे में कि वो स्वीपर था, उसने वो ढेर लगा देते थे ना पहले, तो कचरा अभी तो सफाई होने लग गई है, पहले वो क्या करते थे ढेर लगा देते थे, वो माचिस फूंक देते थे। अब वो धुआं कहाँ जा रहा है, वो कचरा उड़ के कहाँ जा रहा है, चिंगारी, तो वो उड़ के क्या है वो मेरे क्लास के ऊपर ही जस्ट नीचे ही था, तो वो घास वाला था, तो उसमें कुछ घास वास बाहर निकल रही होंगी, तो वो उसमें चिंगारी पकड़ ली और पूरी क्लास और मेरी पूरी शील्ड्स जल गई। मेरे को कोई चीज़ का अफसोस नहीं हुआ, मुझे साउंड सिस्टम का अफसोस नहीं हुआ, मेरी क्लास का नहीं हुआ, मेरे को मेरे मिरर विरर जो भी डेकोरेशन था उसका नहीं हुआ, मेरे को मेरी शील्ड थी ना जो मैंने जीती थी ना, क्योंकि वो तो भाई कमाई जाती है, पैसे से खरीदने को तो आज तो बहुत ढेर लगा दूं, लेकिन वो कमाई हुई चीज़ होती है ना जिनके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, तो बड़ा अफसोस हुआ मैंने। फिर मैंने बोला कि यार तो सब बर्बाद, क्या करूं मैं, फिर मैंने नहीं यार फिर से करूंगा मेहनत, फिर से मैंने उससे 2 गुना कर ली मेहनत करके। आज भी हम जहाँ बैठे हैं बहुत अच्छा स्टूडियो है, और ये स्टूडियो हमें कपिल भैया ने खुद ही स्पॉन्सर किया हुआ है, तो ये हमारे पे अभी स्पॉन्सर चल रहा है, और स्पॉन्सर्स की बात निकली ही है तो वी वुड लाइक टू थैंक आवर टाइटल स्पॉन्सर एमजी ज्वेलर्स। रुक जा मैं बेटर करता हूँ। इसका भी टेक ले लो। मैं बेटर नहीं टेक वेट एंड वॉच। भैया आपकी चेन बहुत अच्छी लग रही है, आपके ब्रेसलेट तो माशाल्लाह क्या लग रहे हैं, क्या कमाल की घड़ी की चेन है। ये सब कुछ बन सकता है सोने चांदी से एमजी ज्वेलर्स पे। तो भाई एमजी ज्वेलर्स थैंक यू वेरी मच। मजाक सेट के जोक्स अपार्ट, हमें स्पॉन्सर करते हुए एमजी ज्वेलर्स को काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड हमें काफ़ी अच्छे लगता है जब हमें ऐसे ब्रांड्स मिलते हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, जैसा ही ट्रस्ट है बहुत पुराना काफ़ी सालों का एमजी ज्वेलर्स का। तो वी वुड लाइक टू थैंक एमजी ज्वेलर्स एंड पंचवटी रेजेंसी, होटल अवध पैलेस एंड तेजस, ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है इस एपिसोड के लिए और साथ साथ और भी कपल ऑफ एपिसोड के लिए। एक चीज़ ना मुझे याद आई, आपने ना एक बहुत एक चीज़ बताई थी मेरे को, हर साल महाशिवरात्रि पे आप शिव जी बनते हो और फिर आप पूरा डांस रूटीन एक बनाते हो और फोटो सेशन पूरा करते हो। वो उसका भी एक रीज़न है, क्या होता था कि यही सोशल मीडिया से रिलेटेड क्या है, मुझे लगता था लोग भाई नंगे होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना, और वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ज़रूरी है क्या भाई, कुछ लुक नहीं कर सकते ऐसा कि भाई इम्प्रेसिव लगे, ज़रूरी है कि कोट पैंट पहनना है या अच्छा यो बन के, मैं भी बनाऊँ यो, लेकिन यो बन के पहनना मतलब यो बन के रहो। तो मैं सोचा कि यार कुछ यार धार्मिक करते हैं, धार्मिक इन द सेंस भाई, अब जैसे कि मैंने सोचा कि शिव मैं वैसा दिखता हूँ तो मुझे मेरे फेवरेट हैं शिवा, तो मैंने सोचा कि यार भाई मैं वैसा थोड़ा सा बीएड रखता हूँ, जटाएं भी हैं मेरी, और मैं वैसा लुक करता हूँ, तो मैं कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है रचना सुमानी, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो भोपाल की, मध्य प्रदेश की, तो उनसे मैंने बात की कि हम काफ़ी टाइम से साथ में थे, जजमेंट करते थे पत्रिका का गरबा, जो पत्रिका गरबा होता था ना, उसको मैंने 2-3 साल जज किया है एज अ डांस, मतलब डांस के लिए, और वो मेरी पार्टनर रहती थी, तो वो मेकअप के लिए करती थी। और एक और थी परिहार मैडम, सपना सिंह परिहार, तो वो फैशन डिज़ाइनर थी, तो सबका अलग अलग वो रिजल्ट बनाने का था, तो मेरा डांसिंग का था, उनका ब्यूटिशियन का था और उनका कॉस्ट्यूम का था। तो उनसे मैंने बोला कि यार मेरा मेकअप करो एक शिव का, तो उन्होंने बोला कि हाँ यार कपिल सही बोल रहा है, डन, मेरे को भी मेकअप का प्रमोशन मिल जाएगा और तेरा मॉडल है ही, और प्रिंस है मेरा दोस्त एक फोटोग्राफर, तो प्रिंस को बोला, तो हम तीनों ने कॉलैब करके शिव का मेकअप उन्होंने कर दिया, और एक लोकेशन पे जाके हमने थोड़ा सा किया। फिर मेरे में इंटरेस्ट आ गया यार, बहुत अच्छा शूट हुआ ये मेरे को, और जैसा भी पुष्पा में आया ना वो आई कांटेक्ट वाला, आई मूवमेंट वाला, ये सब तो मैंने उस टाइम पे कर दिया था, आई मूवमेंट और ये सब चीज़ें मैंने एक तांडव का एक हाईलाइट्स बनाई थी, उसके अंदर कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने ब्लू कलर का मेकअप करा है, अब मैं ब्लैक कलर का करूँगा, फिर मैंने सोचा मैं ग्रे करूँगा, फिर ऐसे दिमाग में चलता गया, तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में मैंने शूट करता। फिर मेरे को लगा यार सती पार्वती की भी ज़रूरत है इसमें, तो मेरी कुछ फ्रेंड थी मॉडल्स, दोस्त लोग थे हमारे, दोस्त लोग फील्ड में जो हैं, जो उस कैरेक्टर के लिए सूटेबल हैं, तो उनको लेके फिर उनके साथ कोलैबोरेशन करके ऐसा। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई हमारी फ़ोटोज़, भाई कल को आप भी सोच सकते हो ना कि ऐसा भी करवा सकते हैं पोर्टफोलियो, कि भाई एक शिवा बन के भी आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो आप अच्छी,
ज़रूरी नहीं है कि भाई आप हाफ चड्डी में ही खिंचवाओगे या बीच वाले कपड़े में खिंचवाओगे, आप अच्छी फीलिंग्स से। अब उससे ये 2 मैसेज हो गए कि भाई यहाँ एक शिवा के लुक में भी आप, तो मेरा मेन मोटिव वही था कि भाई मुझे एक फ़ोटो खिंचवाना था और मैं उस तरीके की भक्ति करता था। भाई मैं आजकल के लोगों की एक फेक भक्ति होती है ना कि गांजा फूक लो तो भाई भगवान का प्रसाद है, ये सब गलत है। आपकी भक्ति हुआ, आप ऐसा बन के बताओ पहले। हमारी तो औकात नहीं हम भगवान बन पाए, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये हुआ भी कि मैं गाड़ी से उतरा लुक में और कुछ गरीब लोग और कुछ ऐसे लोग थे वो आ गए फोटो खिंचवाने लगा, रहे बाबा आ गए, भोले बाबा साक्षात आ गए, ऐसा भी हो गया। और भाई मैं केडी पे गया तो केडी पे कुछ नशीले बैठे हुए थे, दारू का पौवा लेके पार्टी चल रही थी उनकी शिवरात्रि पे ही। तो भाई वो लोग, मेरी टीम पीछे रह गई और मैं ऐसे थोड़ा लोकेशन देखने के लिए आगे आगे अकेला चला गया, त्रिशूल सब हाथ में। भाई वो तो उनने बॉटल पेग वेग सब, अरे बाबा आ गए, वो लेट गए, नतमस्तक हो गए। भाई मैंने बोला ये क्या हो रहा है? वो कहते बाबा हमसे कोई गलती हो गई, क्षमा कर देना, हमें माफ कर देना। 2-3 तो भावुक हो गए कि सही में बाबा आ गए, मतलब पूरा पहाड़ वाला लोकेशन, झरना वगैरह, उनको लगा कि सही में ही। और वो डली में थे, फिर तो और उनको लगा वाइब्स आ गई कि भाई अब तो बाबा ने दर्शन दे दिए। वो कहता एक भैया मुझे तो अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, और ऐसे आपस में आ रहे। मैंने बोला भाई मैं फोटो खिंचवाने आया हूँ, मैं भगवान के भेष में हूँ, मैं इंसान ही हूँ सही में और यार, लेकिन फिर कहते नहीं त्रिशूल लेके। हाँ भाई पूरा मैं वैसी, मेरी पर्सनालिटी भी वैसी। जस्ट इमेजिन उस टाइम आप बोलते रुक साले त्रिशूल उठा कर दे भाई। वो भाई वो मर भी जाते, पता है, इतना फीलिंग्स में थे वो। अगर मैं त्रिशूल यूं भी कर देता तो वो तो बोल तो रहा था ना वो मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा तो मैं, तो वो सही में ही हो जाता भाई। तो मैंने बोला भाई मैं फोटो खिंचवाने आया हूँ, मेरी टीम आ रही है। और ये कहने लगे नहीं सर आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और ऐसा बहुत उन्होंने तारीफ करी। उसका इससे जुड़ा एक और फनी इंसिडेंट है कि भैया की फोटो हर महाशिवरात्रि पे उन्हीं के पास आ जाती है। और मैं सोशल मीडिया पर वीडियो को डालूं तो मेरा कुछ भला ही नहीं हो, लेकिन वो घूम फिर के मेरी फोटो मिलियन में वायरल होती है और मेरी वीडियोस, और वो मेरे पास ही घूम फिर के आती है। कोई टेक करता है, देखो भैया ये आपका ही है ना? हाँ भाई मेरा ही है, दुर्भाग्य से कि मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन लोग कर रहे हैं, तुम्हें पता है, ऐसा होता है भाई। डांस फील्ड में मतलब जाना है, मतलब जैसे मैं जो एक्टिंग में डांस इतना नहीं आता, पर आप ये बताओ कि बेसिक स्टेप कैसे स्टार्ट करें? मतलब हिप हॉप करना चाहिए या फिर बॉलीवुड सीखें या फिर नॉर्मल, सबसे पहले क्या सीखना चाहिए मुझे? देखो डांस, सिंगिंग, एक्टिंग ये एक ही चीज है ना, और मॉडलिंग, इनसे बनना एक्टर ही है अपन को, है ना, मतलब फिल्म लाइन में ही जाना है। तो मेरे हिसाब से तो देखो अभी अपन इंडियंस हैं, तो इंडियन से बॉलीवुड डांस ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड डांस में क्या होता है कि एक्सप्रेशंस। बॉलीवुड डांस क्या है? बॉलीवुड डांस, हाँ, एक्सप्रेशंस का खेल है उसमें। हमारे इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो उसमें इंक्लूडेड हैं। कुछ स्पेसिफिक डांस हीरो होते हैं जो, जैसे मिथुन का स्टाइल है, गोविंदा का स्टाइल है, तो ये सब चीज़ें बॉलीवुड डांसिंग में आती हैं। तो मेरे हिसाब से ना बॉलीवुड डांसिंग पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए एक एक्टर को, ताकि उसको हर तरीके का नॉलेज हो, थोड़ा ऋतिक रोशन का भी, थोड़ा सलमान खान का भी, बहुत सारे डांसर्स हैं। और फिर वो जो आप जब हीरो बनोगे तो जो आपका कोरियोग्राफर आपको टास्क दे तो वो आपको करना ईजी पड़ेगा, है ना। तो हमारे जो ये बॉलीवुड डांस है ना, वो थोड़ा सा हमको एक्टर्स के लिए और बिगनर्स के लिए भी सही है। वो उसमें एक्सप्रेशंस हैं और थोड़ा सा अपने इंडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारे फोक डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस हैं, तो हमको थोड़ा बॉलीवुड डांस ही करना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछने वाला था मैंने पूछ लिया कि आपको मूवीज में। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि जैसे तो आपको सब कुछ आता है डांस के उसमें, ऐसा क्या है जो आप सीखना चाहते हो कि हाँ ये मैं सीख जाऊँ तो अलग ही लेवल पे हो सकता है? कुछ ऐसा कोई मूव हो या ऐसा कोई डांस हो जो आप नहीं सीख पाए? यार अंडरग्राउंड वाली डांसिंग्स है, तो ब्रेकिंग है, मेरा दोस्त है एंटिक, अंकित कुशवाहा नाम है उसका, वो अच्छे इंडिया लेवल पे करता है, तो वो मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा, है ना। तो हम लोग काफ़ी टाइम से पहले वो भी डांस ही करता था कमर्शियल वाले, फिर वो ब्रेकिंग में आ गया। तो मुझे लगता है कि भाई अच्छा लगता है मुझे, तो वो ब्रेकिंग करना चाहता हूँ मैं। तो ब्रेकिंग के मूव जो होते हैं बिल्कुल बहुत वाव वाले होते हैं, तो वो करना चाहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जनरली कर नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ें जो होता है वो प्रो लोग कर पाते हैं, मतलब हम जैसे लोग कर पाएंगे, कोई गाइड करेगा तो, अगर बिगनर्स नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसमें बहुत लगती है, बहुत स्टंट्स और ये सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ और मैं एक दिन करूँगा। अभी मैंने 1-2 बार कॉल भी लगाया था उसको, वो एक्चुअली जॉब लग गई है उसकी, तो वो भी थोड़ा कम टाइम, मैं करूँगा बिल्कुल। सीखना तो यार देखो, लर्निंग, मेरा दुश्मन भी होगा ना, मैं उससे भी सीखूंगा। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो मेरा पैशंस है और वो मेरी रोजी रोटी है। डांस मेरा रोजी रोटी है, मेरा सब कुछ डांस है, इसी से मेरी पहचान है, इसी से मैं बना।
इसी ने मेरे को नाम दिया, इसी ने मेरे को पहचान दी, तो मैं ये चीज़ नहीं भूल सकता। और दूसरा मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, कुछ उखाड़ भी नहीं पाऊंगा दूसरी चीज़ों में क्योंकि जाऊंगा। आपके अंदर से आता है ना एकदम। हाँ यार, दिल से जो दिल चीजें से हैं, निकलती दिल जो से चीज। भाई मैंने यही बचपन से सीखा, तो मैं इसी चीज में जाऊँ इसी ना। चीज में जाऊँ। अब मैं ये चीज ब्रेक करके और मैं दूसरी चीज कल डॉक्टरी करने लगूं, तो भाई मेरे को फिर टाइम लगेगा 10 साल का, उतना टाइम नहीं है मेरे पास में। तो इसी में मैं जो होगा, लाइफ मेरे को भगवान ने भला चंगा बनाया, सब इंद्रियां दी हैं, हाथ पैर दिए हैं, तो भाई मैं ठीक हूँ, जैसा भी है मैं कर रहा हूँ अपना काम, और जहाँ तक मेरी जर्नी ले जाए मुझे। तो दी ऑकवर्ड एंड अनईजी शो में अभी तक हमने जितनी भी बातें करी, ये सारी एक उस इंसान के लिए अच्छी है भाई जो कोरियोग्राफी में या डांस में इंटरेस्ट रखता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भाई हम डेफिनेटली आगे कभी फ्यूचर में मिलेंगे तो फिर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस एपिसोड को आगे ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम थैंक करना चाहेंगे हमारे सारे स्पॉन्सर्स को, MG ज्वेलर्स, तेजस जन कल्याण समिति, पंचवटी रेजेंसी, नमस्ते भोपाल, होटल अवध पैलेस, सुषमा जूल्स, अमित मेडिकल स्टोर्स एंड अ लॉट मोर कमिंग इन फ्यूचर। वेलकम आप सभी का अभी से। थैंक यू। और सबसे ज्यादा हम थैंक यू करना चाहेंगे कपिल ठाकुर भैया का, केटी सर, जिनकी सबसे पहले तो बीटेड डांस एकेडमी, बीटेड डांस ग्रुप है, उनको सबसे ज्यादा हम थैंक यू बोलेंगे कि वो हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने हमको ये ऑनर प्रोवाइड किया कि हम उनका ये छोटा सा पॉडकास्ट इंटरव्यू ले पाए। तो थैंक यू कपिल भैया इसके लिए। थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यार, मैंने भी ऐसी जर्नी स्टार्ट करी थी, आज मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को कोई ऐसा मिले, तो इसलिए मैं कभी कोई भी जो शुरुआत करता कभी मैं मना नहीं करता, क्योंकि भाई मैं भी बहुत डाउन टू अर्थ से उठाऊँ ना, तो ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं बन गया तो मैं भी किसी को ऐसा रियलाइज़ नहीं होने दूँ। ऐसा नहीं है आप लोग, मैं नहीं देता तो आप लोग अरेंज नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप भी कर लेते, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है भाई कि भाई जो स्ट्रगल कर रहा है, भाई स्ट्रगल तो करना पड़ेगा आज भी, और सेलिब्रिटी बन जाओगे तब भी। जब तक चलते रहोगे, जब तक आपकी गाड़ी चलती रहेगी, जहाँ रुक गया वहाँ ख़त्म। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे भैया आए हैं यार, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, ठीक है ना भाई, थैंक यू क्या बस तुम लोग का है भाई। और मैं भी थैंक यू कहना चाहता हूँ अंकित भाई को और अपने उत्कर्ष भाई को और उनकी सबकी टीम को, पूरी जो कैमरा बैकग्राउंड टीम है, सबको थैंक यू, और अपने ये चैनल को, है ना। बस मेरे को भी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया बात करने में, और बाकी कभी और मिलेगा मौका तो बिल्कुल करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। अरे अभी तो आप बस देखते जाओ। एक सर्टिफिकेट रखा था। On this note, we would like to end this podcast. We like to thank our sponsor MG Jewelers for the whole production, and we would like to give a special thanks to KT sir for the studio. जो उन्होंने हम पे तो sponsor ये किया। हमारा एक छोटा सा सप्रेम भेंट। हाँ बिल्कुल है, थैंक यू यार, ये तो रिस्पेक्ट है। और इसमें महाराणा प्रताप है तो भाई आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो इसी तरह से एंड करते हैं इस वाले कॉन्वर्सेशन को। आप सभी लोग कमेंट्स कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है केटी सर से, और उनको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। उनका इंस्टाग्राम का लिंक और नमस्ते भोपाल के इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ साथ में फॉलो कर लेना ऑकवर्ड अनईजी शो को आगे और ऐसे नए एपिसोड्स के लिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।